हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 की हिंदी के चैप्टर 12 को करेंगे। चैप्टर 11 तक कर चुके हैं और ये जो क्लास है क्लास 5 का है, बिहार बोर्ड का हिंदी का। तो चैप्टर 12 है कविता का कमाल। पिछला चैप्टर था पत्र की आत्मकथा और 12 चैप्टर है कविता का कमाल। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब ये कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है और एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। मतलब छोटा सा क्या, मतलब बच्चा ही है, मदन जिसका नाम है। उसकी माँ विधवा थी। विधवा का मतलब होता है जिसके पति नहीं होते। मतलब मदन के पापा जो है वो नहीं थे और इसकी माँ जो थी ये बहुत ज़्यादा गरीब थी। दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। गरीब कौन होता है? जिसके पास कोई रोज़गार नहीं हो, कमाई का कोई साधन नहीं हो, तो ऐसे लोग गरीब होते हैं। तो ये लोग बहुत गरीब थे और उस पे बच्चा जो था मदन, वो ज़्यादा टाइम अपना खेल कूद में ही बिता देता था। बच्चे को तो खेलने में मन लगता ही है, आप लोग को भी लगता है ना। बच्चे खेलना ही चाहते हैं ज़्यादा, पढ़ने पढ़ने में भी उतना मन नहीं लगता है जितना उनको खेलने में मन लगता है। तो इस बच्चे को भी एक खेलते रहता था, इसको भी खेलने में ही ज़्यादा मन लगता था। लेकिन एक दिन इसकी माँ ऊब जाती है और बोलती है कि अब मैं तुमको ज़्यादा दिन तक बैठाकर नहीं खिला सकती, जाओ कुछ कमा कर लाओ। अब मदन घर से निकल तो पड़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आते रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है या क्या करे जिससे पैसा कमाए। तो उसको सुनाई देता है डुगडुगी बजाने का आवाज़। डुगडुगी मतलब ढोलक जैसा एक होता है, चित्र में देख सकते हैं ये। और इसको एक आदमी जो है पीटते रहता है डुगडुगी बजा के। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले 100 असरफियाँ इनाम में मिलेंगे। और पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, कोई चीज़ होने वाली रहती थी तो डुगडुगी पिटाता था, उसके लिए इसी तरह से बजाया जाता था। और जो बात होती थी वो मुंह से ही कहा जाता था, डुगडुगी पीट पीट के। बोला जा रहा था कि राज दरबार में कवि सम्मेलन है और जो सबसे अच्छा कविता सुनाएगा उसको 100 असरफियाँ जो है इनाम में मिलेगी। अब मदन एकदम चौकन्ना हो जाता है 100 असरफी का नाम सुन के और सोचता है कि यह तो बहुत बड़ा मौका है। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहाँ पहुँचकर। लेकिन वो मस्त स्वभाव का था, इसीलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। और कोई कोई होता है ना एकदम मतलब मस्त स्वभाव का होता है, आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है, तो यह भी बहुत मस्त स्वभाव का था। और यह सोचते हुए जा रहा था कि चलो अभी ना मुझे नहीं कुछ आता है कि कोई ना कोई रास्ता जो है रास्ते में निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता सूझ जाएगा हमको। और कुछ दूर पहुंचता है तो उसको एक कुत्ता दिखाई देता है। चित्र में कुत्ता देख रहे हो ना, कुत्ता देखो क्या कर रहा है, जमीन को खुरद रहा है। अक्सर कुत्ता को देखिएगा, कुत्ता इस तरह का काम करेगा, कहीं भी बैठने से पहले ना जमीन को खोद देता है, उसके बाद ही वहाँ पे बैठेगा। ये कुत्ता का स्वभाव होता है। तो वह कुत्ता जमीन को पंजों से खोदने में लगा था। मदन ने सोचा कि क्यों ना अभी अपनी कविता शुरू हो जाए। अब यहीं से कुत्ता को जमीन को खोदते देख ही उसको कविता सूझ गई और वह सोचा कि क्यों ना यहीं से अपना कविता जो है वो शुरू किया जाए। बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चला गया। अब उसको ये पंक्ति पसंद आ गया और कविता का पहला पंक्ति वह यही सोच पाया, खुदुर 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 का खोदत है। और इसको रटते हुए दोहराते हुए जा रहा था। वह एक तालाब के पास पहुंचा, वहाँ एक भैंस जो है पानी पी रही थी। मदन बोल पा रहा, सुसुर सुसुर का पीबत है। अब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक भैंस है और भैंस पानी पी रही है। तो भैंस गाय कोई जो पानी पीता है ना, तो देखना ध्यान देना, आवाज़ आते रहेगा। तो या उसको भी वो कर लेता है, सुसुर सुसुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर
झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। 3 पत्ती को रटते चला गया। एक पत्ती इसको कुत्ता को देख के मिल गया, दूसरी पत्ती भैंस को पानी पीते देख के, और तीसरी पत्ती चिड़िया को ताक झांक करते हुए। अब तीनों पत्ती को रटते रटते वह जा रहा था। रटते रटते उसे अपने आप एक और पत्ती सूझ गई, और उसको एक और पत्ती अपने आप सूझ जाती। हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा है। तभी शर की आवाज़ सुनाई पड़ी और मदन ने चौंक कर देखा, एक सांप रेंगता जा रहा था। और 4 लाइन तो ये बना चुका था और खुश हो रहा था मन ही मन कि कितना आसानी से हम कविता जो है बना रहे हैं, कविता रच रहे हैं। तभी वह देखता है कि सरस से एक सांप जो है वहाँ से गुजरती है। चौंक कर देखता है तो देखता है कि एक सांप गुजर रही है। तुरंत ही उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब इसको एक और लाइन मिल गया कि सरक सरक का भागत है, उसको देख के, सांप को देख के, जानत है कि हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी। वह मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी, और मदन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वह सोच रहा था कि चलो इतना सारा पंक्ति तो कविता का मेरा बन ही गया, अब एक पंक्ति और कोई ना कोई जरूर सूझ ही जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? अब यह राजा के यहाँ जा रहा था कभी सम्मेलन में, तो इसको राजमहल का रास्ता ही पता नहीं था। एक लोग मिलता है, उससे यह पूछता है कि आपको राजमहल का रास्ता पता है? तो वो बोलता है क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसको मालूम होगा, उस आदमी ने उत्तर दिया। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह भाई, मन्नू शाह। अब मदन को लगता है कि यह इतना मतलब जानता है राजमहल के बारे में, तो जरूर राजमहल का ही कोई ना कोई कर्मचारी होगा। तभी बोल रहा है कि हम नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा। नाम पूछता है तो नाम बताता है, धन्नू शाह भाई, मन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू शाह भाई, मन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। और यह जो नाम बताया, धन्नू शाह भाई, मन्नू शाह, इस नाम को सुनने के बाद मदन के दिमाग में एकदम से बिजली जैसी कौंधती है। सोचता है कि क्यों नहीं इसी लाइन को, मतलब बहुत अच्छा नाम है, इसी लाइन को अपने कविता का अंतिम पंक्ति बना लिया जाए। और उसने उसको अपनी अंतिम पंक्ति बना ली। वो खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई, और वह कविता दोहराते हुए जा रहा था क्योंकि भूले नहीं। अक्सर हम किसी चीज़ को दोहराते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं, तो फिर उस चीज़ को भूलते नहीं है। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नू सा भाई, मन्नू सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे, और राजमहल में यह पहुंचता है और देखता है कि सभी कवि मतलब वहाँ पहुँचे हुए हैं और एक एक करके अपनी कविता जो है सुना रहे हैं। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का। अब मदन अपना कविता जो है और सुनाता है, लेकिन सुनने वाले जितने भी लोग थे वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े कवि सब वहाँ पे थे, तो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि यह क्या सुना रहा है और इस कविता का अर्थ जो है वह क्या होगा। पर किसी ने यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई है। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। अब राजा जो थे उनका भी रात का नींद गायब हो गया। मदन की कविता जो है उनको लगातार सता रही थी, और खड़े होकर फिर से वो कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद ही इससे कोई पहेली को बूझ पाए। संजोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू सा था
जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। और राजा के राजमहल में चोर जो है सेंध लगा रहा था। उसमें से एक जो चोर था वो धन्नुषा था, जो मदन को राजमहल का रास्ता दिखाया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोले जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक गए। चोर को लगा कि मेरे लिए ही ये राजा जो है ये बोल रहे हैं। क्या किसी ने देख लिया उन्हें? वह सोचता है कि क्या कोई देख लिया है जो इस तरह से बोल रहा है कि खुदुर खुदुर का खोदत है। डर के मारे चोर का जो था वो गला जो है सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनुषा ने उठाकर एक घूंट निगला। अब डर के मारे, मतलब जो मिट्टी को गीला करने के लिए ताकि सेंध अच्छे से हो पाए, सेंध मतलब छेद करके किसी भी तरह घर के अंदर घुस जाना रास्ता बना के, तो वो मिट्टी को खोद के नीचे से रास्ता बना लिया जाता है, उसको सेंध बोलते हैं। तो धनुषा उसमें से एक घुट पानी निकल जाता है। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। जो अगला लाइन था मदन का, सो अब चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। फिर राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। अब वह इधर उधर देखने लगता है कि कोई हमको पकड़ने तो नहीं आ रहा है। तो ये तीसरा लाइन जो था उसमें का कि ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, ये वाला लाइन राजा बोलते हैं। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागे हुए दबे पांव बाहर सरकने लगा। अब वह भागने लगा, डर के मारे कि किसी भी तरह पैर दबा के बाहर निकल जाते हैं। पर राजा की आवाज़ आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है धन्नुषा भाई मन्नुषा। अब राजा ये वाला लाइन भी बोल देते हैं और उसमें धन्नुषा ही था चोर। वह बोल देते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम देखत है कि हमसे ना बच सकत है धन्नुषा भाई मनुषा। हुआ तो मदन का कविता दोहरा रहे थे, लेकिन धन्नुषा मनुषा चोर था तो उसको लगा कि तो हम तो पकड़े गए। धन्नुषा की तो सांसें वही रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं हुआ, राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़ कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा कि क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। अब उसको लगता है कि मैं तो पकड़ा गया, अब तो भागने का कोई उपाय ही नहीं है, तो क्यों न राजा साहब से माफ़ी ही मांग लिया जाए ताकि माफ़ी मिल जाए। वह राजा साहब का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं लिया है, हमको माफ़ कर दीजिए, आपका खजाना जो है सही सलामत है। अब राजा साहब हक्के बक्के रह गए। हुआ तो अपना कविता दोहरा रहे थे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना जो है लूटते लूटते बचा है, क्योंकि वह जो धन्नुषा मन्नुषा था वह चोरी करने ही आया था, लेकिन मदन के कविता की वजह से उनका जो खजाना था वो बच गया। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का ही कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वो खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के रहने के लिए काफ़ी धन था और मदन को बहुत सारा सोना चांदी राजा जो है इनाम में देते हैं और खुशी खुशी वह अपने घर लौट कर आ जाता है। और अब उसके और उसके माँ के पास काफ़ी धन था, मतलब किसी तरह का कोई समस्या नहीं था। तो इसके अंदर क्या था, मदन के अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कविता बना ही लूँगा, जबकि कविता का क भी उसको नहीं आता था, एक लाइन भी कविता उसको नहीं आता था, लेकिन वह निकल पड़ता है इसी उम्मीद में कि मैं निकलूँगा तो मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं कविता बना के सुना दूँगा। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तभी आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए कुछ जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे डुगडुगी पीटना, ढोल बाजे के साथ प्रचार करना, सूचना देना। अभी जैसे प्रचार का बहुत सारा साधन हो गया है, हम रेडियो में प्रचार करवा लेते हैं, टीवी में करवा लेते हैं। अगर छोटे स्तर पे करवाना है तो हम माइक से किसी आदमी को करके या फिर रिकॉर्डिंग करवा के कैसेट बनवा के हम प्रचार कर लेते हैं। लेकिन उस समय इसी तरह से प्रचार करवाया जाता था, ढोल बाजे के साथ डुगडुगी बजाकर सूचना दिया जाता था। निश्चिंत मतलब होता है चिंता से मुक्त, जिसको कोई चिंता ना हो। जैसे मदन को कोई चिंता नहीं था ना, वो पूरा एकदम विश्वास में था कि उसको कोई चिंता ही नहीं था, उसको पूरा लग रहा था कि मैं कविता जो है बना ही लूँगा। मन में लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटने का मतलब होता है मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होना।
मालामाल कर देना। मालामाल कर देना मतलब काफ़ी धन दौलत जो मिल जाता है अचानक से, तो कहते हैं ना कि मालामाल हो गया, हक्का बक्का हो जाना। हक्का बक्का का मतलब होता है हैरान हो जाना। जैसे में वो चोर पकड़ा गया तो उसकी वो तो हक्का बक्का हो गया ना कि मुझे कोई मतलब राजा साहब देख लिए, जबकि वो कविता मदन का था, उसको राजा साहब दोहरा रहे थे, लेकिन वह तो हक्का बक्का रह जाता है, राजा की बात को सुनकर हैरान रह जाता है। असरफी जो होता है पुराने ज़माने में प्रचलित सोने चांदी के सिक्के जो होते हैं, सोना चांदी का, उसको असरफी बोलते हैं। चौकन्ना मतलब सावधान रहना। चौकन्ना मतलब सावधान रहना किसी भी चीज़ से। तो ये जो चैप्टर था कविता का कमाल सो ख़त्म हुआ और क्वेश्चन आंसर बस बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोग कोशिश करिएगा करने का, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।